गुड मॉर्निंग क्लास। कई सारे टेस्ट्स हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम कवर करेंगे उसका नाम है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। बेसिकली ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इन द केस ऑफ हाईवे की बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सब ग्रेड सॉइल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि हमने कितने सारे टेस्ट जो हैं वो कवर कर लिए हैं और हमें कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कवर करने हैं। अभी मैं कंक्रीट और ट्रांसपोर्टेशन डेप्थ दोनों को ही मिला करके बता दूंगा कि हमने कितने टेस्ट कवर किए और हम और कितने टेस्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर हम तो हमने जो है पेनेट्रेशन टेस्ट किस पर, बिटवीन पे, पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटवीन, स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटवीन, जिससे हम ग्रेड ऑफ बिटवीन निकालते हैं, ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है, दूसरा हमने डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी टेस्ट जो कि अगेन क्या है, डक्टिलिटी टेस्ट बिटवीन पे ही है, तो डक्टिलिटी टेस्ट कवर कर लिया था। ठीक है, डक्टिलिटी टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट में हम निकालते हैं कि एग्जैक्टली कोहेसिवनेस पावर ऑफ बिटवीन जो है वो कितनी होगी, वो हमें निकालना होता है डक्टिलिटी टेस्ट ऑन बिटवीन पे। तो डक्टिलिटी टेस्ट में हमने देखा था कि कैसे हम ब्रिकेट मोल्ड को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के वाटर के अंदर डाल करके हम एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ पुल से जब खींच रहे थे तो कितना वो बिफोर द ब्रेकिंग पॉइंट, कितना टूटने से पहले वो कितना लंबा वो एक तार बना लेता है। दैट इज द डक्टिलिटी टेस्ट ऑन बिटवीन। डक्टिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डक्टिलिटी को हम डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो कि उसको कन्वर्ट करने में हेल्पफुल हो इन द शेप ऑफ वायर। ठीक है, डक्टिलिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था, सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑपरेटर्स का क्या नाम था, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट जनरली कितना मैंने बताया था, 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है अप्रोक्सीमेटली बिटवीन की आती है। सॉफ्टनिंग पॉइंट हमने किससे निकाला था, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर से। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटवीन भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ठीक है, और इसमें भी कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया था, ओपन कप क्लीवलैंड टेस्ट। ठीक है, तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट पे हमें ये देखना था कि बिटुमिन एक्चुअली ये दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल। तो हमें ये चेक करना होता है कि आखिर ये कितने टेम्परेचर के बाद जा करके ये खुद भी, बिकॉज इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल, तो ये खुद भी आग पकड़ सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि उसके बिलो टेम्परेचर पे ही हमें, क्योंकि हमें जब भी बिटुमिन पे वर्क करना है तो हमें बिटुमिन को गर्म करना पड़ता है, बिकॉज सेमी सॉलिड स्टेट से उसे लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि बिटुमिन क्या है, एक टेम्परेचर ससेप्टेबल मटेरियल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका फेज चेंज होता जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो दैट इज द कन्वर्ट टूवर्ड्स द लिक्विड, टेम्परेचर को कम करते जाएंगे यानी फ्रीज करते जाएंगे तो वो सॉलिड होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो हमेशा जो है एक नेचुरल टेम्परेचर पे जो बिटुमिन है वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है। तो हमें जब भी उस पर वर्क करना होता है तो वी हैव टू कन्वर्ट
इनटू द लिक्विड। तो हमें सेमी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, उसको गर्म करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमें जब भी बिटुमिन को गर्म करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमें फायर पॉइंट से ज्यादा ना गर्म करे, अदरवाइज बिटुमिन खुद में ही आग पकड़ लेगा। और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, कोहेसिवनेस की और एडेसिवनेस की, कि भाई वो सारी एग्रीगेट्स गिट्टियों को पकड़ करके रखे और आपस में भी एक दूसरे से चिपका रहे, वही प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने बात करी थी कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो फ्लैश पॉइंट जैसे कि वर्ड से दिख रहा है, जो कैमरे वाला फ्लैश है ये वही फ्लैश वर्ड है। फ्लैश पॉइंट ये है जब हम क्या करते हैं, जब अपने ऑटोक्लेव टेस्ट में, जब ओपन कप में ऐसे मान लो हमने बिटुमिन को, ओपन कप हमारा जो था, ओपन कप में हमने बिटुमिन को फिल कर दिया। बिटुमिन को फिल करने के बाद हम जिस भी सोर्स से उसको जो हीट दे रहे हैं, जिस भी सोर्स से हम हीट दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 12 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से हम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। तो सपोज करो कि अगर मान लो हमने नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री, 60 डिग्री या 40 डिग्री से हमने बिटुमिन पे, जो इस ओपन कप में 40 डिग्री सेल्सियस पे बिटुमिन था, ठीक है, हमने मान लो बिटुमिन को पहले उसमें गर्म किया, 75 से 100 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा गर्म करते हैं, और ओपन कप में इसको पोर कर दिया अप टू द मार्क। मैंने बताया था कि ये जो कप है तुम्हारा, उसमें यहाँ पे अंदर देखोगे तो एक मार्क लगा होगा, उस मार्क तक ही हमें विटामिन को भरना होगा। तो अगर हमने इस ओपन कप में यहाँ इस मार्क तक जो है विटामिन को भर दिया, तो भरने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद हमने थर्मामीटर से देख लिया कि उसका जो भी टेम्परेचर है, तो फिर उसको जब हम ये अपने थर्मोस्टेट प्लेट पे या फिर नॉर्मल हीटर पे, किसी भी चीज़ों से कंट्रोल्ड इलेक्ट्रो थर्मोमीटर में अगर हम उसको रखें, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि एक तरफ कोई एक लड़का स्टॉप वॉच लेके खड़ा रहेगा, और हमें ये कंट्रोल करना होगा कि हम जो पर मिनट जो उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अराउंड हम उसका प्रति मिनट जो है टेम्परेचर चेंज करते रहें, बढ़ाते रहें। तो हमें क्या करना है, हर 2-3 मिनट के बाद इसके ऊपर, वैसे तो गैस फ्लेम से एक बर्नर लगा हुआ था, जो मैंने इमेज में भी दिखाया था, गैस फ्लेम से बर्नर लगा हुआ था, उस बर्नर को जब हम इस पे क्रॉस कराएंगे, और क्रॉसिंग टाइम जो होगा वो 0.5 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये, जैसे गैस भभकता है ना, एक ब्लू लाइट का फ्लेम देता है, फ्लैश देता है, वैसे ही ये पूरा आग तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन ये हल्का सा फ्लैश क्रिएट करेगा, ठीक है। वो पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट, जो कि जनरली विटामिन में 170 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ओपन कप में करेंगे तो ये एक ओपन एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है, वैक्यूम में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये 170 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये लगभग 230 से 270 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब में ये टेम्परेचर तुम्हें शो करेगा फ्लैश पॉइंट का, और लगभग 310 से 340-350 डिग्री सेल्सियस तक शो करेगा फायर पॉइंट। अब ये जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट है, ये भी डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का विटामिन है। हर तरह के विटामिन के लिए अलग अलग फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आएगा। बट द थिंग इज कि वाई वी आर चेकिंग द फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है, या अगर मैं बात करूं फायर पॉइंट, तो लगातार 5 सेकेंड तक अगर विटामिन आग पकड़े रहे, 5 सेकेंड तक लगातार आग जलती रहे, तो वो उसका फायर पॉइंट हो जाता है। और फ्लैश पॉइंट हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट आ चुका है, इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे यानी बढ़ाते चले जाओगे, तो अब जो विटामिन है वो जो गर्म हो रहा था, अब ये इसके अंदर से काला धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी मटेरियल से अगर वो धुएं के साथ, काले धुएं के साथ बर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ मटेरियल है, अब उसमें से कार्बन इमिशन होना चालू हो गया है। तो अगर मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल है, जो कि उसमें से अगर कार्बन पार्टिकल्स जो है निकलने लगेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें उसका मास डिके होगा, और कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज में लॉस होगा, जो कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। और विटामिन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, विटामिन की बेसिक प्रॉपर्टीज है एज अ एडेटिव
वर्क करना, एडहेसिव वर्क करना। ठीक है, बिटवीन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वो एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट एग्रीगेट्स को आपस में चिपका रहा है। तो जो उसकी वो बेसिक प्रॉपर्टी है आपस में चिपकाने की, यानी जो कोहेसिव और एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि वेन एवर वी आर द साइट और हमें बिटवीन को गर्म करना होता है, तो हमेशा हमें फ्लैश पॉइंट से भी नीचे ही गर्म करना पड़ेगा। इसलिए हमें हर बिटवीन का फ्लैश पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस बिटवीन का फ्लैश पॉइंट जान जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितने टेम्परेचर पे जो है गर्म करें। करेक्ट। इसमें एक बात साइट के हिसाब से और तुम लोग को जानना जरूरी है कि जब भी हम बिटवीन को गर्म करते हैं, साइट पे हम जब बिटवीन को हीट करते हैं, हम एग्रीगेट को भी हीट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बिटवीन को गर्म करें और एग्रीगेट को हीट करें, एग्रीगेट को ना हीट करें, हमें गिट्टी यानी रोड़ी को भी गर्म करना पड़ता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही वर्कमैनशिप में, हैंडल में चेंजेस लाती हैं। और यही जो नॉर्मल लोग हैं जो नहीं जानते, उस वजह से ही वो सारे अच्छे मटेरियल्स को यूज करेंगे, अच्छे ग्रेडेड एग्रीगेट को यूज करेंगे, अच्छे बिटवीन को यूज करेंगे, फिर भी रोड जो है बहुत जल्दी टूट जाती है। तो वाई वी आर हीटिंग द एग्रीगेट्स, हम एग्रीगेट को क्यों गर्म करते हैं। अब इसका आंसर सुन लो। सपोज करो कढ़ाई है, ठीक है, और कढ़ाई में तुमने तेल बिल्कुल गर्म कर दिया, बिल्कुल गर्म तेल कर दिया। अब इस गर्म कढ़ाई के तेल में सपोज करो तुमने एक टमाटर डाल दिया। टमाटर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक थिन शेल होती है, ऊपर छिलका जैसा होता है। तो मान लो हमने गरम कढ़ाई के तेल में अगर मान लो हमने टमाटर डाल दिया और तुरंत उसको बाहर निकाला, तो हम देखेंगे क्या कि क्या चेंजेस आएगा। टमाटर का जो आउटर सेल है, यानी जो टमाटर का छिलका है, वो पूरा सिकुड़ चुका होगा। और हो सकता है कि अंदर का पार्ट उतना गर्म ना भी हुआ हो। ठीक है, अंदर का पार्ट जिस टेम्परेचर में था उसी टेम्परेचर में रहे। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, बिल्कुल जब हम गर्म तेल में एकदम झटके से टमाटर को डालेंगे, तो जो उसका छिलका है वो अपने आप ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी को छोड़ने की कोशिश कर देगा। क्यों, क्योंकि द इनर पार्ट का टेम्परेचर और आउटर पार्ट के टेम्परेचर में सडन चेंज होने की वजह से जो आउटर पार्ट का एक लेयर है वो इनर पार्ट को बिल्कुल भी छोड़ देगा, क्योंकि एक थिन लेयर क्रिएट हो जाएगी। छिलका का सडन टेम्परेचर चेंज होने से सिर्फ आउटर सेल ही बर्न हो रहा है, और जब आउटर सेल बर्न हो गया तो ये इनर सेल को छोड़ देगा। अब ये मैं क्यों चीज बता रहा हूं, अब इस चीज को एग्रीगेट से समझते हैं कि एग्रीगेट में भी यही चीज होती है, लेकिन इससे टमाटर के रिस्पेक्ट में कम क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हमने एग्रीगेट को गर्म नहीं किया, यानी एग्रीगेट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था या जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पे था। अब डिपेंड कर रहा है कि रोड तुम्हारी ठंडियों में तुम बना रहे हो या गर्मियों में बना रहे हो। ठीक, तो जो भी टेम्परेचर है तुम्हारा एटमॉस्फेयर का, उस टेम्परेचर पे एग्रीगेट है, और तुमने बिटवीन को गर्म कर दिया। बिटवीन को मान लो तुमने 130 140 डिग्री तक तुमने गर्म कर दिया, और जब वो सडनली गरम गरम बिटवीन तुम एकदम से ढेर सारे एग्रीगेट्स के ऊपर पौर करोगे, तो क्या होगा, एग्रीगेट का भी आउटर सेल उसी टमाटर के छिलके की तरह अंदर वाले लेयर को, एग्रीगेट के अंदर वाले लेयर्स को छोड़ देगा। क्योंकि कई सारे एग्रीगेट्स लेयर में भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है तुम्हें पता है, या मेटामॉर्फिक रॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म हुए होते हैं। तो वो क्या होगा, अब जो बिटवीन को एग्रीगेट से चिपकना था वो होगा क्या, वो बिटवीन एग्रीगेट के सिर्फ आउटर लेयर से चिपकेगा, और इनर वाला लेयर का कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा बिटवीन से। इवन एग्रीगेट का आउटर लेयर इनर लेयर के साथ अलग हो जाएगा, और जब इस पर लोड पड़ेगा
तो जो बिटुमिन और एग्रीगेट को एक साइमल्टेनियस होमोजीनियस मटेरियल जैसा बिहेव करना चाहिए था, वो होमोजीनियस मटेरियल जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो तुमने इसी गरम कढ़ाई के तेल में सपोज करो तुमने टमाटर को जब डाला, और टमाटर को डालने के बाद मान लो तुम हाथ में पानी लगा के अगर उसको रब करो, तो तुम देखोगे टमाटर का छिलका अपने आप उतर जाएगा। यानी एक तरह का तुमने क्या करा, शियर फोर्स, रब कर रहे हो जब तुम, तो एक तरह का तुमने शियर फोर्स प्रोवाइड किया उस टमाटर के छिलके को, और शियर फोर्स लगने की वजह से वो उस शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के बजाय टमाटर का छिलका अपने आप ही उतर गया, क्योंकि उसमें शियर फोर्स रेजिस्टेंस कम हो गया। और अगर एक नॉर्मल टमाटर लो और एक नॉर्मल टमाटर को तुम हाथों में रब करो, तो क्या उसका छिलका उतरेगा? नहीं उतरेगा, क्यों? क्योंकि वो शियर फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका छिलका उसकी इनर बॉडी के साथ अच्छे से अटैच्ड है, बिल्कुल चिपका हुआ है, उसमें आपस में फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल रबिंग में वो छिलका नहीं उतर रहा है। तो यही चीज तुम्हारे सेम एग्रीगेट के साथ भी होगी। जब एग्रीगेट पे कई तरह के शियर फोर्स या लोडिंग फोर्स लगेंगे और बिटुमिन सिर्फ आउटर सरफेस पे ही उसको चिपकाया होगा, तो इनर सरफेस जो उसका इनर बॉडी है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। यानी कि इट्स काइंड ऑफ ए, जैसे किसी फल में जो बीज होता है, उस बीज की तरह इनर वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा और वो आउटर वाला पार्ट अलग रह जाएगा। और ऑब्वियसली जब एग्रीगेट डेंस नहीं होगा तो रोड भी डेंस नहीं होगी, और जब रोड डेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ क्रैकेज फ्यूचर में बहुत जल्दी आएंगे। जब भी कोई हैवी लोड, हो सकता है बनने के 10 दिन बाद ही अगर कोई हैवी लोड ट्रक उसके ऊपर से मूव करे, तो उस लोड को ये बियर नहीं कर पाएगा और अंदर वाला एक जो एग्रीगेट्स है वो निकल करके बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पर रोड जो है धंस जाएगी। इसलिए हमेशा हमें एग्रीगेट को भी गर्म करना है और बिटुमिन को भी गर्म करना है, और गर्म बिटुमिन और गर्म एग्रीगेट को आपस में मिक्स करना है जब भी हम जो है रोड के लिए बिटुमिनस मिक्स या एसफॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। एसफॉल्ट मैंने बताया था, एसफॉल्ट की अगर बात करें तो एसफॉल्ट क्या बोलते हैं, जनरली ड्राई स्टेट ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट मिक्स को एसफॉल्ट बोलते हैं। कहीं कहीं पे कंक्रीट भी वर्ड यूज करते हैं। बिटुमिनस कंक्रीट का मतलब ये मत समझ लेना कि बिटुमिन और सीमेंट या बिटुमिन को कंक्रीट में मिला रहे हैं। बिटुमिनस कंक्रीट का मतलब ये होता है कि बिटुमिन सैंड और एग्रीगेट के मिक्सचर को, ड्राई मिक्सचर को बिटुमिनस कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, और ड्राई बिटुमिन को एसफाल्ट भी बोलते हैं। जैसे कई कंट्रीज में बिटुमिन वर्ड यूज नहीं होता उतना फ्रिक्वेंटली जितना एसफाल्ट वर्ड यूज होता है। इसीलिए तुम देखो कई सारे रेसिंग गेम्स का नाम भी एसफाल्ट नाम से होता है। ठीक है, तो हालांकि सीबीआर टेस्ट हमें पढ़ना है, मैं थोड़ा फ्लैश एंड फायर पॉइंट पे कुछ चीजें नहीं बता पाया था, वो इसमें कवर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो कौन कौन सा हमने टेस्ट पढ़ लिया? हमने देखा कि हमने पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ लिया है, हमने डक्टिलिटी टेस्ट पढ़ ली है, हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट पढ़ लिया है, हमने सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट पढ़ लिया है। ठीक, अब इसके अलावा हमने बिटुमिन पे कौन सा टेस्ट और पढ़ा है? फिर हमने इसके अलावा पढ़ा है शेप टेस्ट। ठीक है, शेप टेस्ट। शेप टेस्ट किस पे पढ़ा है? एग्रीगेट पे। एग्रीगेट पे। और शेप में दो चीजें हमने पढ़ी हैं, इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स। जिसमें कि ये काफी जरूरी है, फ्लैकीनेस इंडेक्स, यानी एग्रीगेट कितना चपटा है और ये एग्रीगेट कितना लंबा है। जनरली जो हमें रोड पे किस तरह के एग्रीगेट चाहिए होते हैं? एंगुलर एग्रीगेट्स। अगर बात करें, हमें कुछ एंगुलर एग्रीगेट चाहिए होते हैं जो कि आइडियल शेप माना जाता है। क्यों एंगुलर एग्रीगेट्स होते हैं? क्योंकि इनकी जो इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है,
वो इंटरलॉकिंग काफी कॉम्पैक्ट होगा, यानी नंबर ऑफ वॉइड्स वो काफी कम होंगे, और जो भी हम इंटरलॉकिंग करेंगे एग्रीगेट्स की वो बहुत डेंस होगा। जब इंटरलॉकिंग डेंस होगा तो ऑब्वियसली जो बेस कोर्स है रोड का वो काफी सॉलिड होगा और ज्यादा लोड बियर कर सकता है। ठीक। जबकि अगर हम बात करें, अगर ये सर्कुलर होता, अगर मैं बात करूं कि अगर ये एग्रीगेट सर्कुलर होते तो क्या प्रॉब्लम होती। जैसे तुम सपोज करो कोई एक रूम है और उस रूम में तुम ढेर सारे कांच की गोलियां भर दो, बहुत सारे ढेर सारे कांच की गोलियां भर दो, और जब भी तुम उस पर चलोगे तो तुम देखोगे कि उस पर चलने पर तुम्हारा पैर सेटल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स सर्कुलर नेचर, ठीक है, इसके सर्कुलर सरफेस होने की वजह से ये दूसरे सर्कुलर सरफेस पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जा रही है, और दो सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल स्टेबल नहीं है, तो ये अनस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारा पैर धंस रहा है। तो यही चीज अगर तुम सोचो कि रोड के नीचे हम सर्कुलर एग्रीगेट्स ज्यादा यूज करेंगे अगर, तो जब इसके ऊपर से कोई भी लोडेड ट्रक या कोई व्हीकल मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसके नीचे फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। अच्छा देखो, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और बता देता हूँ कि जो हम डिजाइन पढ़ेंगे ना, जो कि तुमने पढ़ा होगा हाईवे में, कि डिजाइन ऑफ रोड या डिजाइन ऑफ हाईवे की बात करें तो डिजाइन में हमें कुछ नहीं निकालना होता। डिजाइन का मतलब ही होता है कि भाई थिकनेस निकालिए। ठीक है, कि आप रोड की थिकनेस कितनी देंगे, सीधे सीधे ये निकालिए। और अब इस थिकनेस को इंटर रिलेट करो कि कब हमें रोड की थिकनेस ज्यादा देनी है, कब हमें रोड की थिकनेस कम देनी है। दैट इज वेरी सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हम सब ने बेसिकली पढ़ रखा है। ठीक। अगर इसमें मैं कहूँ कि एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ये बात। और अगर प्रेशर ज्यादा है तो एरिया कम होगा। तो हम करना क्या चाहते हैं, इस बात को अगर तुमने समझ लिया तो तुम पूरे रोड की डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। देखो मैंने सीबीआर इसलिए, सीबीआर से पहले ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका इंटर रिलेशन मैं अभी उस टेस्ट में तुम्हें बता दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कुछ व्हील है, और इस व्हील की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये प्रेशर नीचे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। ये जितना कांटेक्ट एरिया है, जो कि एरिया काफी कम है, और फोर्स तो उतना ही है। मतलब फोर्स की बात करूं तो अगर ये कोई एक गाड़ी है और मान लो ये 6000 किलो की है, सपोज करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा 6000, जो कि तुम्हारा फोर्स है, और एरिया जो कि इसका कांटेक्ट एरिया है। तो जो भी इससे प्रेशर निकल करके आएगा वो उसका प्रेशर होगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं नया पेज ले लेता हूँ। काफी तुम्हें ये इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें कंप्लीट डिजाइन जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा एक व्हीकल हो गया। अब इसके नीचे हमारे हमने डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्रीगेट्स की एक मोटी थिकनेस लगा दी। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर क्या होता है मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ, और इससे तुम्हें ये समझा दूंगा कि मैं एक्चुअली में
थिकनेस ऑफ द रोड या डिजाइन ऑफ द हाईवे पेमेंट है क्या चीज? वेरी सिंपल, हमने बचपन में ही 9th क्लास में ही या 10th क्लास में पढ़ लिया होगा भाई, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या करना है, फोर्स को तो हम कम नहीं कर सकते भाई। अब ये जो मान लो 6 टन की गाड़ी है, ठीक है, अगर ये 6 टन की गाड़ी है तो ये तो 6 टन की ही गाड़ी रहेगी। और इस 6 टन से मान लो इसमें नंबर ऑफ 4 व्हील्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि इक्वली हमने डिवाइड कर दिया कि चारों पहियों पर बराबर बराबर वेट जा रहा है, तो एक पर कितना, 1.5 टन का वेट जा रहा है एक टायर पे सपोज करो। तो ये इसका हो गया फोर्स। भाई फोर्स इक्वल टू mg होता है ना, वेट। तो ये 1.5 टन का वेट जा रहा है और ये इसका पॉइंट एरिया कितना है, जो इसका यहाँ पर जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टायर का और उस रोड सरफेस का, इतना सा ये इसका एरिया होगा। तो यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। और हमें क्या करना है, अब ये इस एग्रीगेट से जितने भी नंबर ऑफ एग्रीगेट्स उसके जस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नीचे हैं, उससे उसके नीचे जितने भी टच हो रहे हैं एग्रीगेट, वो उनको ट्रांसफर कर देगा, फिर वो उनको ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो एरिया है ये इस तरह से बढ़ जाएगा। और फाइनली जो है नीचे सॉइल है, सॉइल पर आते आते ये एरिया इतना हो चुका होगा, क्योंकि ये एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से एग्रीगेट पर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे इसके नीचे मान लो 3 एग्रीगेट्स कांटेक्ट में है, इसने तीनों को ट्रांसफर कर दिया नीचे की ओर। इसके नीचे और एग्रीगेट्स हैं, इसने और एग्रीगेट्स को ट्रांसफर कर दिया। जो भी इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहे हैं ये इनको एग्रीगेट से ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ये जो लोड एक एग्रीगेट पर पड़ने वाला था, एक एग्रीगेट पड़ा, उसने अपने नीचे कांटेक्ट में जितने एग्रीगेट्स आए उनको ट्रांसफर कर दिया। तो हुआ क्या फाइनली, ये फाइनली इसका एरिया बढ़ गया। और एरिया बढ़ने से देखो फोर्स तो उतना ही है, जब ये एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियसली प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और कुल मिला जुला के हमें करना सिर्फ इतना होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस रोड पर यानी जिस जगह पे भी हमें रोड बनानी है, हम जाएंगे, मान लो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हमने चेक कर ली, यानी किसी भी सॉइल की मिट्टी की औकात हमने चेक कर ली कि भाई वो कितना लोड बियर कर सकता है। मैं कहता हूँ कि मान लो हमने आगरा में गए, हमें पता लगा कि यहाँ भगवान टॉकीज से सपोज दयाल बाग की तरफ एक नई रोड बनानी है। तो हमने सॉइल के 3 4 5 जगह सैंपल ले लिए, और सैंपल लेने के बाद हमने एक बियरिंग कैपेसिटी डिफाइन कर दी कि भाई इस सॉइल की मान लो बियरिंग कैपेसिटी इतनी है, 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब मैं रोड की डिजाइन बता रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है कि मान लो हमने पता लगा कि मैक्सिमम लोडेड ट्रक जो कि आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी 3 के हिसाब से किसी भी गाड़ी के मैक्सिमम डायमेंशन और वेट को डिसाइड करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे इंडिया में मैक्सिमम 18 व्हील्स ट्रक अलाउ है, कि एक ट्रक में मैक्सिमम 18 नंबर ऑफ पहिए हैं। तो उसका मान लो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम सपोज करो 30 टन की लोडिंग मैक्सिमम जो हमारे यहाँ गाड़ी चलती है, जो जिसकी मैक्सिमम जो लोड हो सकता है, क्योंकि हम जो रोड बनाएंगे भाई वो तो मैक्सिमम लोड के हिसाब से बनाएंगे ना। क्योंकि अगर वो मैक्सिमम लोड के लिए सेफ है तो उससे कम लोड के लिए तो वो इजिली सेफ है। अगर हमने 30 टन के ट्रक के लिए अपने रोड को सेफ कर दिया, तो फिर तुम बाइक लेके चलो, कार लेके चलो, साइकिल लेके चलो, तो उससे तो वो नहीं टूटने वाला, क्योंकि हमने मैक्सिमम लोडिंग के लिए डिजाइन कर दिया है। तो सपोज करो हमने 30 टन के ट्रक का अगर यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी चेक करते, तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो उसका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कुछ प्रेशर इंटेंसिटी निकलती है। और हमें क्या करना है कि हम उसका एरिया इतना बढ़ा दें, हमको एरिया ये इतना चाहिए ताकि इसकी जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो 25 से कम हो जाए। ये बात समझ में आई? तो ये मिट्टी कभी धंसेगी नहीं, क्योंकि देखो जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे हम अपना घर खड़ा करें, चाहे हम रोड बनाएं, कुछ भी हम बनाएं, फाइनली वो सारा लोड जा कहाँ रहा है, वो सारा लोड जाता है सॉइल पे। और हमें ये देखना होता है कि वो सॉइल उस लोड को ले सकता है, कितने लोड को ले सकता है।
जैसे ही हमें पता लगता है कि सॉइल इतना ही अमाउंट ऑफ लोड इस जगह का बियर कर सकता है, तो हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या है, लोड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और लोड की इंटेंसिटी कितनी कम हम करना चाहते हैं, ताकि ये बियरिंग कैपेसिटी से हमेशा कम रहे। भाई देखो, मिट्टी की औकात है 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या प्रेशर झेलने की। अगर तुम इस पे 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड दोगे तो ये तो मिट्टी दब जाएगी, धंस जाएगी। दैट इज वेरी इजी। और अगर 25 से नीचे नीचे अगर लोड इंटेंसिटी रहेगी तो ये सॉइल हमेशा स्टेबल रहेगी। तो हमें करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी हमने निकाल ली, हमेशा जो ये प्रेशर की इंटेंसिटी है, प्रेशर की इंटेंसिटी का जो हम एरिया इतना बढ़ा दें कि प्रेशर की इंटेंसिटी इस सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी से कम हो जाए, तो हमारी रोड बिल्कुल सेफ हो जाएगी। अब यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रोड की टोटल थिकनेस कितनी होगी, क्योंकि अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की, बिटुमिन रोड की, तो जो ऊपर हमें बिटुमिन और स्मॉल स्मॉल एग्रीगेट्स का जो मिक्स होता है ना, जिसको बोलते हैं प्री मिक्स कारपेट, इसको बोलते हैं प्री मिक्स कारपेट, ये लोड नहीं लेता। इसके कुछ और फंक्शन है। इसके क्या फंक्शन है कि भाई ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे, ये एक ड्राई सरफेस प्रोवाइड करे, ठीक है, एक अच्छी राइडिंग क्वालिटी देंगे। क्योंकि अगर हम गिट्टियों के ऊपर चलेंगे डायरेक्टली तो हमारी व्हीकल जो है पूरा हिलता हुआ चलेगा। तो स्मूथ राइडिंग के लिए, ड्राई सरफेस प्रोवाइड करने के लिए ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर बिटुमिन और एग्रीगेट, स्मॉल एग्रीगेट्स का एक लेयर। इसीलिए तो इसका नाम कारपेट है। भाई तुम्हारे घर के ऊपर अगर हम तुम्हारे घर के फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछाएं, कालीन बिछाएं, तो तुम अगर उस पे कालीन पर भी खड़े हो तो क्या तुम्हारा लोड कालीन ले रहा है या तुम्हारे घर का छत का या तुम्हारे कमरे का फ्लोर ले रहा है? कारपेट तो लोड नहीं ले रहा। कारपेट इज जस्ट फॉर लुक्स या अदर पर्पसेस। तो यहाँ पर भी कारपेट का फंक्शन सिर्फ है एक स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड करना। ये लोड नहीं लेता। लोड कौन लेता है? उसके नीचे बेस कोर्स में एग्रीगेट्स। तो अब हमें करना क्या है, अगर मान लो पहला कॉन्सेप्ट, अगर हमें लगता है कि बियरिंग कैपेसिटी किसी जगह की कम है, जैसे अगर हम बात करें जैसलमेर में जाके हम रोड बना रहे हैं जहाँ की पूरी रेत ही रेत, हम अपना पैर भी रखेंगे तो पैर धंस जाएगा रेतों में। अगर हम जैसलमेर में जाके रोड बना रहे हैं तो जहाँ सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे तो हमें ये थिकनेस और बढ़ानी होगी। थिकनेस बढ़ाने से हमें फायदा क्या होगा? थिकनेस बढ़ाने से हमें ये, जब और थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये जो एरिया है ये और बड़ा एरिया मिलेगा। भाई जब ये एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स तो उतना ही है, प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर मान लो यहाँ पर कहीं पे भी हम रॉकी सॉइल में, जैसे हम देहरादून में रोड बना रहे हो, शिमला में रोड बना रहे हो, जहाँ सॉइल के अंदर, या झारखंड में रोड बना रहे हो जहाँ सॉइल के अंदर बहुत सारे रॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो हमको ये एरिया इतना बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कम एरिया भी में भी वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अंदर आ जा रहा है, तो वहाँ पे थिकनेस ऑफ रोड कम होगी। पहला कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। भाई ये तो बिल्कुल जनरल बात समझ में आ रही है कि अगर बियरिंग कैपेसिटी जो है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा है, यानी सॉइल की बियर करने की कैपेसिटी, औकात, ताकत ज़्यादा है, तो उस पर तुम ज़्यादा लोड दे सकते हो। या फिर कहने का मतलब, उसमें तुम्हें एग्रीगेट्स, जो कि हम एक तरह से बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की, एडिशनल बियरिंग कैपेसिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम एरिया बढ़ा सकें, और एरिया बढ़ाने से प्रेशर इंटेंसिटी कम हो सके, तो वो थिकनेस ज़्यादा देने की ज़रूरत ही क्या है, वो थिकनेस हम कम देंगे। और जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो, जैसे कि रेत, दलदल, वहाँ पे ऑब्वियसली हमें गिट्टियों की थिकनेस ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी? ताकि ये हमारा एरिया का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, और एरिया का वैल्यू बढ़ने से ये प्रेशर इंटेंसिटी कम हो जाए। और प्रेशर इंटेंसिटी कितने से कम हो जाए? हमेशा एसपीसी से कम हो जाए। यानी कहने का मतलब, हम हमेशा चाहते हैं ये कंडीशन कि पी जो है, यानी प्रेशर, और ये प्रेशर को तुम भी लोड भी बोल सकते हो, या फिर
किसी गाड़ी के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बोल सकते हो। तो जो प्रेशर है वो हमेशा कम हो बियरिंग कैपेसिटी से। अगर जिस वक्त ये व्हील प्रेशर ज्यादा हो गया बियरिंग कैपेसिटी से, भाई जिस दिन प्रेशर ज्यादा हो गया बियरिंग कैपेसिटी से तो मिट्टी धंस जाएगी। तो ये सूटेबल कंडीशन है। और इसी सूटेबल कंडीशन के लिए हमेशा हम हर जगह की मिट्टी को तो बदल नहीं सकते। भाई पूरे जैसलमेर में रेत है, पूरे शिमला में पहाड़ है, पूरे झारखंड में अलग तरह की रोड है, यूपी में अलग तरह की सॉइल है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हम थिकनेस ऑफ रोड को बढ़ा देते हैं। और थिकनेस बढ़ाने से कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो एग्रीगेट का लेयर है वो ज्यादा होगा, और जिससे ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर से ये इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और एरिया हमें उतना बढ़ाना है कि प्रेशर प्रेशर की इंटेंसिटी एसबीसी से कम हो जाए। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, यही जो थिकनेस है रोड की, ये इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि ऊपर गाड़ी कौन सी चलने वाली है। अगर अब मान लो मुझे सिर्फ एमडीआर या ओडीआर रोड बनाना है, ये तुम्हें पता होगा एमडीआर ओडीआर और वीआर क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं रोड के टाइप की बात करूं, पहला हुआ नेशनल हाईवे, दूसरा हुआ स्टेट हाईवे, तीसरा हुआ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर चौथा हुआ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और पांचवा हुआ विलेज रोड। जो कि इस तरह को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें अब एक और जुड़ गया है एक्सप्रेस वे, जो कि अलग है। तो जनरली बात करें तो अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करी थी, जिसको हम पीएमजीएसवाई बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, तो इसके अंतर्गत ओडीआर और वीआर रोड बनती है, सपोज करो। तो अब अगर मान लो हमें भाई ओडीआर और वीआर रोड बनानी है, यानी कि हमें गांव की बात करें तो हमें सीधे सीधे गांव की रोड बनानी है। तो अगर हमें गांव की रोड जब बनानी है तो हम इसमें उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। अब हमें क्या बनानी है, अगर हमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड बनानी है, तो भाई गांव में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो है, अगर मान लो वो साइकिल या बाइक चल रहे हैं, या कम लोडेड की बात कर रहे हैं कि उसमें जो चलने वाले व्हीकल है उनका व्हील लोड कम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो उस पर हैवी लोडेड ट्रक्स, जो कि मैक्सिमम 30 टन के भी ट्रक हैं, लंबे लंबे ट्रक जिनका ज़्यादा वेट है, वो चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर ज़्यादा लोड होगा तो थिकनेस भी तो ज़्यादा देंगे। और ये सॉरी, यहाँ पे जब अदर और विलेज रोड में जब चलने वाली गाड़ियाँ ही हल्की हैं, व्हील लोड कम है, तो थिकनेस को कम देंगे। जबकि यहाँ पर अगर नेशनल हाईवे पर जो है हम थिकनेस वो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, मोर प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पर गाड़ी का टायर एक कांटेक्ट में था, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा एरिया या ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड करने से इसका इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ जा रहा है। और ये इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जब ये एरिया बढ़ा तो ये प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ देखो ये इस तरह का इन्फ्लुएंस एरिया है तो इसका एरिया कम है। तो ऑब्वियसली हमें दो बात मेन मेन समझ में आ गई, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की या डिजाइन ऑफ रेड रोड का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दो मेन कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है भैया, पहला तो मेन फंडा क्या है कि ऊपर से जो गाड़ी जा रही है वो कितनी भारी है। ज्यादा भारी गाड़ी है, ज्यादा वेट वाली गाड़ियां हैं, तो थिकनेस ऑफ रोड को बढ़ा दो। और कम भारी गाड़ियां हैं, हल्की फुल्की गाड़ियां हैं, भाई साइकिल चलना है, बाइक चलना है, तो उसके लिए हम ज़्यादा थिकनेस थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे, भी तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा ना, हमें बेफिजूल में महंगी रोड पड़ेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आया भाई, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी किसकी, सॉइल की, क्योंकि अल्टीमेटली सारा लोड कौन लेने वाला है, सॉइल ही लेने वाला है। तो ये दो मेन चीजें बस समझ में आ गई, जिसपे हम पूरे रोड को डिजाइन कर देंगे। भाई अगर व्हील लोड ज्यादा तो रोड की थिकनेस ज्यादा, व्हील लोड कम तो रोड की थिकनेस भी कम।
बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा, सॉइल की भार क्षमता सहन करने की औकात ज्यादा, तो थिकनेस कम। जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी खुद में ही ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा गिट्टियां प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है, तो थिकनेस कम। और अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम, जैसा दलदल रेत, तो भाई वहां तुम्हें गिट्टियों का लेयर जो थिकनेस है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है। तो हमें ये एरिया ज्यादा चाहिए होगा। जैसे इसका एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी समझ लो, लोग बोलते हैं कि जब तुम दलदल में गिरो तो तुम फ्लैट होने की कोशिश करो अपने आप को। अगर तुम दलदल में सीधे खड़े हो तो तुम पूरे बहुत जल्दी अंदर चले जाओगे और मर जाओगे। अगर तुम फ्लैट हो जाओ किसी तरह से, तो तुम्हारे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी या देर तक ही रहेगी। वो वही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर तुमने अपना एरिया बढ़ा लिया तो तुम्हारा क्या है, प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। प्रेशर की इंटेंसिटी किस वजह से है, तुम्हारे अपने सेल्फ वेट की वजह से। तो प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो गई तो तुम पेनिट्रेशन तुम्हारा दलदल में कम हो जाएगा। ठीक है, ये तुम ऐसे भी समझ लो भाई, ये मान लो मेरी उंगली है, ठीक है, हाथ की। अब इसमें मैं एक सुई चुभाऊं, पेन चुभाऊं, ये धंस जाएगा अंदर और खून निकलने लगेगा। और दूसरी तरफ मेरी उंगली है और इसमें मैं अब एक चौक को पेनेट्रेट कर रहा हूँ, एक चौक के थिकनेस की चीज पेनेट्रेट कर रहा हूँ, तो क्या ये चौक पेनेट्रेट होगा? नहीं होगा, इस बार खून नहीं निकलेगा। क्यों? सेम ही फोर्स है। मान लो इसको भी मैंने 3 टन के फोर्स से सुई को भी अपनी उंगली पे धंसाया था और 3 टन के फोर्स से चौक को भी धंसाया था, लेकिन सुई अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, चौक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट, प्रेशर अपॉन एरिया। इस किस केस में यहाँ पर ये जो पेनिट्रेशन का एरिया था वो ज्यादा था, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो गई और वो उंगली में धंस नहीं पाया। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको जरा देखते हैं हम पीपीटी से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये सारी कहानियां क्यों बता रहा था। ये देखो, हमें पढ़ना तो सीबीआर है, लेकिन हम अभी डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल हाईवे का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक तरह से तुम ये समझ लो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन को प्रॉपर अच्छे से समझाने की मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। सब्जेक्ट तो मेरा ये लैब है, लेकिन फिर भी तुम ये समझ लो कि आखिर हम सीबीआर टेस्ट करते क्यों हैं। तो अभी अभी मैंने तुमको क्या बताया, देखो यहाँ पहले लिखा क्या है, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड, ये सब चीज छोड़ो। ये टी क्या चीज है, ये है पेवमेंट थिकनेस, जो कि सेंटीमीटर में आती है। तो जो कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने, ठीक है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में पड़ता है, तो कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ ऑन हाईवेज ने 1929 में ये सीबीआर इक्विपमेंट बनाया है। और इससे क्या निकालते हैं वो, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं। तो सीबीआर उस कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज के ने और यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर ने एक फॉर्मूला डेवलप किया। वो फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू अंडर रूट पी 1.75 CBR माइनस 1/p π² चाहे इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो या तो फिर इस फॉर्मूले में और क्लियर है, इस फॉर्मूले में भी देख लो, दोनों में अभी मैं डिफरेंस बता दूंगा। इस फॉर्मूले में देखो 1.75p डिवाइडेड बाई CBR माइनस कैपिटल A के पावर पाई पावर 1/2। ये क्या चीज है, ये टी क्या है? टी देखो निकले नीचे लिखा हुआ है पेमेंट की थिकनेस, यानी कि जो रोड हमें बनानी है उस रोड में कितने थिकनेस की रोड़ी बिछानी है हमें भाई। 30 सेंटीमीटर रोड़ी डालें, 60 सेंटीमीटर एग्रीगेट डालें या 40 सेंटीमीटर रोड़ी डालें, ठीक है, ये कितने थिकनेस की जो लेयर डालनी है हमें वही निकालनी है, क्योंकि ऊपर जो कारपेट है वो तो लोड बियर करता नहीं। तो रोड की थिकनेस का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भाई कितने इंची की हमें रोड़ी का लेयर डालना है, एग्रीगेट्स का, कोर्स एग्रीगेट का, या तुम उसको कह दो बलास्टिंग भी कह सकते हो, बलास्टिंग डालनी है, यही तो निकालना है। तो ये यही तुम्हारा डिजाइन का मेन फॉर्मूला है। तो इस डिजाइन में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है ये कैपिटल पी, दूसरा दिख रहा है ये सीबीआर। और अभी अभी मैंने तुमको क्या बताया कि जो तुम्हारे रोड की थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, दो ही चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो तुम्हारा ऊपर से कितना भार दे रहे हो, भाई जब तुम रोड बनाने वाले हो तो ऊपर से कौन सी गाड़ियां चलने वाली हैं,
हल्की गाड़ियां चलने वाली हैं या भारी गाड़ियां चलने वाली हैं, पहली चीज तो वो। और दूसरी चीज कि मिट्टी की औकात कितनी है, यानी कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, मिट्टी की औकात ज्यादा है या मिट्टी की औकात कम है। यही चीज उन साइंटिस्टों ने बस फॉर्मुलेट करके एक फॉर्मूला बना दिया, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है। अगर इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि अगर व्हील लोड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर व्हील लोड बढ़ेगा, यानी कि ऊपर साइकिल नहीं चलने वाला है, अब ट्रक चलने वाला है, व्हील लोड बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ेगी। किसकी थिकनेस बढ़ेगी? रोड की, यानी कि जो गिट्टियों का लेयर बिछा रहे हैं उसकी थिकनेस बढ़ेगी। यही तो अभी मैंने पिछले बार 1 मिनट पहले बताया अपने तरीके से, यही तो चीज बताई ना। दूसरा देखो, यहाँ सीबीआर जो है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यस्क्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि सीबीआर की वैल्यू बढ़ेगी तो थिकनेस जो है वो कम होगी। सीबीआर को तुम डायरेक्टली समझ लो कि सीबीआर इज डायरेक्टली बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो भाई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगा, मिट्टी को, मिट्टी के भार सहने की क्षमता वो बढ़ेगी, मिट्टी की औकात ज्यादा है, ज्यादा भार वो सह सकता है, मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें गिट्टियां ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थिकनेस घटेगी। ये चीज मैंने बताई। अगर सीबीआर की वैल्यू घटेगी, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल घटेगा, दलदल है, रेत है, बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो थिकनेस जो है बढ़ेगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले में समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं छोटे से कि ये स्मॉल पी क्या है। ये स्मॉल पी होता है टायर प्रेशर, ठीक है। और ये कैपिटल ए होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये इस फॉर्मूले से ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आया ये भी तुम समझ लो। भाई ये जो व्हील लोड है पी है, ठीक है, व्हील लोड को हम क्या लिख सकते हैं? व्हील लोड या प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर को लिख सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये लिख सकते हैं। और ये प्रेशर कौन सा है? ये प्रेशर है टायर प्रेशर। अगर अब इसमें मैं पी को अंदर लेके आऊं, इस ब्रैकेट देखो ये भी 1/2 का ही है, ये भी अंडर रूट है, इसको अंदर ले आया तो ये पी एज इट इज हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ कैपिटल पी जो कि साफ साफ लिखा हुआ है लोड है, और नीचे आ गया स्मॉल पी जो कि है प्रेशर। तो इस प्रेशर को अगर हम फोर्स बाई एरिया के फॉर्म में लिखें, यानी कि पी बाई ए के फॉर्म में लिखें, तो पी से पी कट जाएगा, एरिया ऊपर चला जाएगा, तो ये एरिया के फॉर्म में आ गया जो कि है एरिया ऑफ कांटेक्ट। और एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये बात समझो। जैसे कि एक गाड़ी, या जो इसको कहीं कहीं टायर इम्प्रिंट भी बोलते हैं, टायर इम्प्रिंट, एरिया ऑफ कांटेक्ट तो उतना ही हो ना जितने दूर ये टायर मिट्टी को टच कर रहा है, यानी जहां पे टायर का निशान बन रहा है सॉइल पे। सॉइल में तुम्हें खासकर इसलिए वर्ड ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अगर किसी मिट्टी से गाड़ी चल करके जाए तो तुम्हें उसके टायर का दाग दिखाई देता है ना, तो वही तो है तुम्हारा एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसीलिए तुम देखो, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर तुम इस चीज को समझ लो तो तुम्हें हाईवे में इंटरेस्ट भी आने लगेगा, तुम्हें हाईवे की एक एक चीज समझ में आने लगेगी कि भाई जब नंबर ऑफ हैवी लोडेड ट्रक होता है तो उसमें इतने ढेर सारे पहिए क्यों लगे होते हैं। जब 4 पहियों से ट्रक चल रही थी तो उसको 6 पहिया क्यों करा गया, 8 पहिया क्यों करा गया, 10 पहिया क्यों करा गया। और दूसरी चीज यहां से तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगी कि आखिर में हमारे जैसे बाइक है, तो उस बाइक में टायर जब मोटा हो तो हम ज्यादा सेफ क्यों हैं, और टायरों को डुअल व्हील असेंबली क्यों होती है। ये जो 2 टायर हैं, उन ट्रकों में लगे हुए 2 टायर हैं, हम इनको एक मोटा टायर क्यों नहीं बना देते? भाई रबर के ही तो टायर हैं, जेके टायर या अपोलो टायर या जो भी कंपनी है, ये डुअल व्हील असेंबली की जगह एक सिंगल इतना बड़ा मोटा टायर बना दे। ऐसा क्यों नहीं करता, वो 2 टायर क्यों करता है? ये सारी चीज तुम्हें सब कुछ इस सेम फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल, अभी फिलहाल ये समझ लो
कि थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, जो कि डिपेंड कर रहा है व्हील लोड पे और बेसिकली सीबीआर पे और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी। और जनरली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स रहता है, क्योंकि अगर मान लो अगर हम मैक्सिमम डायमेंशन देखें यानी ट्रकों का देखें, तो हमने आईआरसी ने ट्रकों के टायर का एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर दिया है, जो कि हमको दिखाई देता है। अगर तुम देखो तो टायरों, जब जिन्होंने जो भी गाड़ी चलाते होंगे उनको पता होगा टायरों पे एक ऐसा लिखा होता है R13/45 ऐसा करके लिखा होता है। इसको गूगल करना, तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है R13 का मतलब इसका रेडियस 13 है और इसकी थिकनेस जो है 45 है। इस चीज को समझोगे कि टायर पे क्या इम्प्रिंट लिखा होता है, यानी जो भी है फिलहाल अभी समझने की बात यह है कि जो भी इसका डायमेंशन है टायर का, वो भी इंडियन रोड कांग्रेस ने यानी हमारी सरकारों ने फिक्स कर दी है कि हर तरह का टायर नहीं बनेगा, एक मैक्सिमम डायमेंशन ही ये रहेगा। तो अगर हम बात करें इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का, तो ये बार बार तो बदलने वाला नहीं है। जो बदलने वाला है, जिसके हिसाब से बेसिकली हमें डिजाइन करना है, वो डिजाइन किसके हिसाब से करना है, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि ऊपर से लोड कितना है और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। यानी अब हम कहीं पर भी रोड बनाने गए हैं, हमें रोड के डिजाइन की बात करी जा रही है, तो अब हम बता सकते हैं कि सर ये डिजाइन जो है दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज कि वहां पे जो सॉइल है, जिस सॉइल पर हम रोड बनाने वाले हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, और वो बियरिंग कैपेसिटी हम सीबीआर टेस्ट से निकाल लेंगे। दूसरी, उस रोड पर किस तरह की गाड़ियां चलने वाली हैं, साइकिल चलने वाला है, बाइक चलने वाले हैं, कारें चलने वाली हैं, ट्रैक्टर चलने वाला है, या हैवी लोडेड ट्रक्स चलने वाले हैं। जिस तरह की गाड़ियां ऊपर से चलने वाली हैं, उस तरह से हम उसकी थिकनेस को डिसाइड कर देंगे, यानी हम थिकनेस निकाल देंगे। और एक चीज और कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट के लेयर की थिकनेस को ही डिफाइन करता है। प्री मिक्स कारपेट यानी जो ऊपर ब्लैक कलर का कोल तार और एग्रीगेट का जो एक कारपेट है, वो लोड बियर नहीं करता। ये बात बिल्कुल इस फॉर्मूले समझ में आई। अब अगर तुमने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन पढ़ लिया होगा, चंद्रमोहन सर पढ़ा रहे हैं, अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो तुमने अगर IRC 37, देखो हमारे पास दो कोड हैं यहाँ पे, मैं तुम्हारा हाईवे सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ और ये लैब भी, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। और ये बेसिक चीजें अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टिपिकल पढ़ा रहा हूँ, तो तुम समझ लो तुम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ। और किताब से पढ़ोगे तो तुम्हें ये काफी टफ लगेगा। जैसे कि हमारे पास IS कोड्स होते हैं, IS कोड कंक्रीट का भी है ना, IS 456, इसी तरह हमारे पास रोड को डिजाइन करने के लिए भी कोड होते हैं। तो अगर बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की यानी कोलतार वाले रोड की, बिटमिन वाले रोड की, तो वो उसके लिए जो कोड होता है वो होता है IRC 37, इंडियन रोड कांग्रेस 37 के हिसाब से हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन करते हैं। और जो हमारी CC रोड होती है यानी जो सीमेंट कंक्रीट रोड होती है, उसके लिए हमारे पास कोड होता है IRC 58। ठीक है, IRC 58 के हिसाब से सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं और IRC 37 यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के लिए एक ही है। इवन अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ रोड के लिए नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे कंप्लीट पूरे घर की डिजाइन के लिए, हर चीज की डिजाइन के लिए एक ही है। सिंपल फंडा है भाई। ऊपर से अगर मैं बात करूं, अभी इसी को बोल दूं कि भाई तुम्हारे घर की छत की ढलाई हो रही है, स्लैब की थिकनेस डिसाइड करनी है तुम्हें। अगर तुम्हारे छत पे ज्यादा लोड है तो स्लैब की थिकनेस बढ़ा दो, और अगर तुम्हारे छत पे लोड कम है तो स्लैब की थिकनेस कम कर दो। दैट इज द डिजाइन ऑफ स्लैब डिपेंडिंग ऑन द लोड। और यही हमारा कंप्लीट आरसीसी है। अगर मैं बात करूं कि ऊपर से नंबर कितना लोड आने वाला है, अब मैं तुमको इसी सेम कॉन्सेप्ट से तुम्हें घर की डिजाइन का भी रिलेशन बता सकता हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें घर की इसी बात में करता कि इसी से ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, इसी से तुम्हें घर की डिजाइन अगर बता दूं, हालांकि मैं इसको ज्यादा एलेबरेट नहीं करूंगा, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन तुम बस ये समझ लो कि अगर मान लो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कुछ है जो कि तुमने सीबीआर से निकाली या किसी भी इक्विपमेंट से निकाली। अब
मान लो सीबीआर की हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी मान लो 25 है, कि ये कहीं पर भी 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सपोज करो, से ज्यादा का लोड बेयर नहीं कर पाएगा, इससे कम लोड होगा तो ये सॉइल नहीं धसेगा। अब मान लो इस पर हमें घर बनाना है, और हमारे मान लो छत का जो लोड है, मैं मानता हूँ कि हमारे छत का लोड मान लो 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, मान लिया। अगर हमने इस छत को अपने 4 कॉलम पे खड़ा किया है ना, छत को 4 कॉलम पे खड़ा किया, तो एक कॉलम पे कितना लोड आएगा भाई, 4 से डिवाइड कर दो। एक कॉलम पे कितना लोड आएगा, 4 एकम 4, नहीं 4 तिया 12, 3 4 7 28, लगभग एक कॉलम पे बात करें तो लगभग 38 न्यूटन पर एमएम का लोड हम दे रहे हैं। भाई अगर टोटल 150, मान लो तुम किलो में समझो कि 150 किलो का भार है, तो एक कॉलम पे कितना आएगा, एक कॉलम पे लगभग 40 की बात कर लो, या 38 किलो का भार आएगा। और मिट्टी के सहने की औकात से 25 किलो है, तो क्या वो कॉलम वहां धस नहीं जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ तुम्हें समझने की बात है कि अब तुम सोचो कि इसमें नहीं, तुम बोलोगे 4 कॉलम से काम नहीं चलेगा, तुम 6 कॉलम दे दो, यानी कि 2 कॉलम बीच में और दे दो। अगर तुम 6 कॉलम देते हो, 6 से डिवाइड करोगे इसको, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 25। हालांकि ये भी एग्जैक्टली 25 के बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त ऐसी स्टेबल कंडीशन होगी कि वो धसेगा नहीं, लेकिन अगर पिंच ऑफ लोड भी बढ़ा तो धस जाएगा, तो हमें कॉलम और बढ़ाने चाहिए सेफ्टी के लिए। तो हम यहाँ पे 8 कॉलम दे देंगे। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी सेम कंडीशन था कि भाई हर कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो लोड है ऊपर से लगने वाला, वो हमारे सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम हो। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से हमेशा कम हो। जिस वक्त ये लोड कहीं पर भी ज्यादा हो गया, वो एक कॉलम या वो एक घर या वो एक रोड सेटल कर जाएगा, धस जाएगा। तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम भी डिसाइड होते हैं, इसी हिसाब से स्लैब की थिकनेस डिसाइड होगी। या फिर अगर बात करें इंडिविजुअल एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होगी, इसका डायमेंशन कितना होगा, ये भी इसी से ही डिसाइड होगा। यानी कंप्लीट आरसीसी में भी जब तुम पढ़ोगे, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन 1 और 2 पढ़ोगे, तो यही पढ़ते रहोगे। दो ही चीज पढ़नी है आरसीसी में, कि एक तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, यानी कितनी छड़ें लगेंगी, और छड़ों का डायामीटर और स्पेसिंग तुम्हें अपने से मानना होता है, कहीं दिया नहीं होता, अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। जिसके कोडल प्रोविजन भी हैं कि कितने कितने ले सकते हैं, लेकिन दो ही चीज निकालनी होती है, एक तो थिकनेस, हर चीज की थिकनेस, बीम की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस, कॉलम की थिकनेस, और एरिया ऑफ स्टील। बस ये निकाल लो, तुम्हारा आरसीसी खत्म हो गया। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है भाई, लोड ज्यादा, जब लोड ज्यादा तो थिकनेस ज्यादा। यही चीज रोड का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो सीबीआर टेस्ट में चाहे तो तुम्हें सीधे सीधे बता सकता था कि ये ऐसा टेस्ट होता है, ऐसा इक्विपमेंट होता है, इस तरह का इसमें लोड लगाते हैं, तो ये इतनी वैल्यू आती है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस टेस्ट का रिलेवेंस क्या है, इस टेस्ट को अगर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इस टेस्ट से कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, कि इस टेस्ट से कैसे हमारा हाईवे डिजाइन हो रहा है, कितना वैल्यू आनी चाहिए। अगर सीबीआर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सीबीआर की वैल्यू यानी टेस्ट का रिजल्ट अगर ज्यादा आ रहा है, वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस रिजल्ट की वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। अगर हम हाईवे की डिजाइन कर रहे हैं, रोड की थिकनेस बनानी है, सीबीआर की वैल्यू ज्यादा आई तो थिकनेस कम आनी चाहिए थी या ज्यादा आनी चाहिए थी, सीबीआर की वैल्यू कम आई तो थिकनेस कम आनी चाहिए थी, तो ज्यादा आनी चाहिए थी। ये इंटर रिलेशन जानने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब इस बात को बात करें तो ये फॉर्मूला हो सकता है तुम्हें ना पढ़ने को मिले। क्यों नहीं पढ़ने को मिले, क्योंकि देखो इसमें क्योंकि IRC 37 के ने ये फॉर्मूला, मतलब सीबीआर टेस्ट को अपनाया है, सीबीआर मेथड को अपनाया है, बट उसमें कुछ अपने रिकमेंडेशन दे दिए हैं, कुछ अपने चेंजेस कर दिए हैं, तो वो फॉर्मूला उसने बदल दिया है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, however these expression are applicable only when the CBR value of subgrade soil is less than 12%। यानी इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है
कि सीबीआर वैल्यू अगर 12% से कम है तभी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। यानी ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। कहीं पर अगर सॉइल में हमने टेस्ट किया और सीबीआर की जो वैल्यू आई वो 12% से का ज़्यादा आ गई, तब हम फंस जाएंगे। तब हम कैसे हाईवे का डिजाइन करेंगे, थिकनेस डिसाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी है, बट इस फॉर्मूले में एक ये लिमिटेशन है कि ये अप टू द 12% तक ही सक्सेसफुल है, उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं है। तो इसीलिए आईआरसी ने और रिकमेंडेशन करके नया फॉर्मूला बना दिया है। अगर तुम हाईवे में पढ़ लिए होगे, मैं तुम्हें फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि क्या वो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो मैंने बातें कही कुछ उसमें नया नहीं है, उस फॉर्मूले में सेम ही फॉर्मूला है। बस तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। जैसे कि उसमें क्या है, हम जो आईआरसी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर तुम लोग ने पढ़ लिया होगा तो ये फॉर्मूला है 365 ए 1 + r⁻n - 1, ठीक है, इंटू डी इंटू एफ डिवाइडेड बाई आर। ये है तुम्हारा IRC 37 का फॉर्मूला फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन का। अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर अभी पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना जरूर, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें पूरा पूरा 10-15 लेक्चर में जो तुम चीज समझोगे वो एक बार में ही तुमसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा देखते हैं कि इस फॉर्मूले में चीजें क्या क्या है। यहाँ पे हमको दिख रहा है आर। क्या होता है भाई आर? आर होता है ग्रोथ रेट, जो कि जनरली 7.5% लेते हैं, ठीक है। चलो वो बात खत्म हुई। फिर देखते हैं एन, एक वैल्यू और दिख रही है एन। क्या होता है एन? ये होता है ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हमें दिख रहा है सबसे हमारा बेसिक चीज, वो है ए। ए मतलब सीवीपीडी। क्या है ये सीवीपीडी? कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। बड़े डिफिकल्ट से नाम है, लेकिन सीधी सीधी अगर बात समझो तो अभी तक हमें इसमें समझ में क्या आया कि इस फॉर्मूले में भाई चीज क्या है। इस फॉर्मूले में हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ए क्या है? ट्रैफिक है, नंबर ऑफ काउंट्स हैं ट्रैफिक की, कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, यही तो है ना, ट्रैफिक का काउंट है। और अगर इस ऊपर के फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है ना। 1 + r⁻n - 1 साफ साफ दिख रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यानी कि अगर इस पूरे पॉइंट को हम देखें तो सीधी सी बात है, ये बता रहा है कि मान लो हमने अपनी रोड अगले 5 साल के लिए डिजाइन करी है। हर दिन तो हम ट्रैफिक काउंट करेंगे नहीं। मान लो हमने आज अपना ट्रैफिक काउंट कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर दिया, 4 दिन कर लिया, उसका एक एवरेज निकाल लिया। हमने बता दिया कि भाई ये प्रेजेंट का ट्रैफिक ये है। फ्यूचर का ट्रैफिक तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, फ्यूचर में जाके अभी टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं। हम एक ग्रोथ रेट के हिसाब से हमने ये कहा कि जनरली हमारे देश में जो हर साल गाड़ियां बढ़ रही हैं, देखो ये ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इसने गवर्नमेंट ने एक एवरेज वैल्यू ले ली है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हर साल जो हमारा ट्रैफिक है लगभग लगभग 7.5% बढ़ जा रहा है। तो उसके हिसाब से जितने साल की तुम बात करो, अगर तुम अपना रोड 10 साल के लिए डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पर ये दिख रहा है ये पूरा डाटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आज का ट्रैफिक ये है तो अगले 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ट्रैफिक ये होगा। यही तो है ना, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ट्रैफिक बता रहा है ये। और 365 बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है भाई, साल में कितने दिन होते हैं? 365। यानी कि अगर अब इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ध्यान से तुम देखो तो तुम्हें इतनी वैल्यू, अभी डी एफ की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी वैल्यू में हमको एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी एक दिन पूरे 24 घंटे
किसी भी एक रोड का ट्रैफिक काउंट कर लें, क्योंकि अभी रोड बनी नहीं है, कितनी गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, अगर हम वो काउंट कर लें किसी एक दिन का, पर्टिकुलर वन डे का, उसका 365 से मल्टीप्लाई कर दें, तो साल भर का ट्रैफिक हमने मान लिया उसे। और उस पे हमने बोला कि भाई हर साल जो गाड़ियां हैं वो 7.5% के करीब करीब बढ़ रही हैं, यानी ग्रेथ ग्रोथ रेट ये है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि अगर हमें ये रोड अगले 10 साल के लिए बनानी है, तो 10 साल के लिए एन की वैल्यू 10 रखेंगे, तो ये अगले 10 साल के ट्रैफिक का डाटा है। या अगर कान घुमा करके पकड़े तो बात ये कह रहा है कि अगले 10 साल पे कितना लोड पड़ने वाला है उस रोड पे, यही तो यह दिखा रहा है साफ साफ। ठीक। अब मैंने यहाँ पे ये एमएसए क्या लिखा हुआ है, अगर देखो तुम ये पढ़ रखे होगे हाईवे में, तब तो तुमको बहुत मजा आ रहा होगा इस चीज को पढ़ने में, क्योंकि काइंड ऑफ रिवीजन और अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। और अगर ये फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होगे तो भी इसको कोशिश जरूर करना सुनने की, क्योंकि जब ये सर पढ़ाएंगे तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगा कि यहाँ पे सर क्या बता रहे हैं। ये एमएसए क्या लिखा हुआ है, कोई गाने का नाम है नहीं, इसका फुल फॉर्म है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। देखो मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ लैब लेनी है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ, तो इसका तुम बेनिफिट उठाओ। ठीक है। ये क्या है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, भाई मिलियन तो तुम्हें पता ही है, काउंट 10 लाख की बात करें तो मिलियन होता है। तो यहाँ पर ये बात है, और स्टैंडर्ड एक्सेल कहने का मतलब ये है कि ये ट्रैफिक बता रहा है। स्टैंडर्ड एक्सेल को भी मैं अभी बताऊंगा, ये ट्रैफिक बता रहा है। भाई देखो एक दिन में 100 गाड़ियां गुजरती हैं मान लो, तो 365 दिन में 365 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे, 10 साल में करोगे, तो ये एक लंबी यूनिट आ जाएगी, है ना, कुछ लाखों में आ जाएगा। जब लाखों में आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसको हमें मिलियन में बात करनी पड़ेगी कि 7 मिलियन 8 मिलियन। और अब ये स्टैंडर्ड एक्सेल क्यों लिख दिया मैंने, अब क्या हमारे लिए ये फिजिबल है कि हम तुमको 10 साल बाद ये बता पाए कि पिछले 10 साल में इसमें इतनी साइकिल गुजरी, इतनी कार गुजरी, इतने ट्रकें गुजरी, इतनी बाइक गुजरी, उस बाइक में भी इतनी पल्सर गुजरी, इतनी एफजेड गुजरी। क्या ये डाटा हम तुमको एक एक सिंगल सिंगल करके बता पाएंगे, ये बहुत ही अनफीजिबल हो जाएगा। इसको एक एक तरह की गाड़ियों को काउंट करना, इसका वेट इतना है। जैसे बाइक की भी बात करें तो भाई स्प्लेंडर का वेट और बुलेट का वेट अलग अलग है। तो अगर हम एक एक गाड़ियों का वेट लेने लगे और एक एक गाड़ियों को अलग अलग चार्ट बना के काउंट करें, तो हमारे तो कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ कार्स हैं, हर एक कार टाइप का वेट अलग है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, हम करते हैं उसको इंटर रिलेट, जिसका नाम है पीसीयू। ये भी मैं तुमको बता दूंगा, पैसेंजर कार यूनिट। लेकिन अभी एक मोटा मोटी समझ लो कि हम एक स्टैंडर्ड वेट हमने मान लिया कि स्टैंडर्ड, या उसको मैक्सिमम भी कह सकते हो, कि ये कोई भी गाड़ी गुजरे हम कहते हैं कि हम उसको कार में ही इक्विवेलेंट कर देंगे। बाइक गुजरी तो भी कार, ट्रक गुजरा तो भी कार, और उसको कन्वर्ट कर देंगे कान के फॉर्म में। तो ये हो गया तुम्हारा इतने नंबर ऑफ एक्सल गुजरे। चलो फिलहाल अब इसमें ये, अभी एक्सेल में बताता हूँ, स्टैंडर्ड एक्सेल भी तुम्हें अच्छे से बता दूंगा मैं। फिलहाल अभी ये बात समझो। यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि जो आईआरसी ने, कई सारे साइंटिस्टों ने मिलके एक नया फॉर्मूला बनाया कि क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल एमएसए निकाल लो और उससे रोड की डिजाइन कर दी जाए। और उन्होंने क्या करा कि भाई पूरे जितना भी डिजाइन लाइफ है उतने साल में कितनी गाड़ियां गुजरी, वो सिर्फ निकाल लिया, यानी ट्रैफिक बात कर रहे हैं, यानी लोड निकाल दिया, तो उससे वो रोड कैसे डिजाइन करेंगे, वो देखते हैं कैसे डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक IRC 37 का एक चार्ट है, ग्राफ है, जिसके हिसाब से हम रोड का डिजाइन करते हैं। अगर आप इस चार्ट को तुम ध्यान से देखो तो तुमको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिजाइन ट्रैफिक इन एमएसए, साफ साफ दिख रहा है, डिजाइन ट्रैफिक इन एमएसए, जो कि एक्स एक्सिस पर है।
वाई एक्सिस पे दिख रहा है हमें थिकनेस ऑफ पेमेंट, और एक चीज और दिख रही है इसी ग्राफ में, इस ग्राफ में सीबीआर 2%, सीबीआर 3%, सीबीआर 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10% तक सीबीआर के ग्राफ दिए हुए हैं और सबकी लाइनें अलग अलग हैं। अब इट्स वेरी सिंपल टू डिजाइन, इस बात को तुम्हें मैं अभी बता दूंगा कि कैसे है ये सिंपलिसिटी डिजाइन की। मान लो तुमने एक दिन में ट्रैफिक काउंट करा, सपोज करो उस एक दिन के ट्रैफिक 24 घंटे के ट्रैफिक से तुम एन निकाल लोगे, जो कि अभी मैंने बताया 365 ए, ग्रोथ रेट 7.5 ले लेना, और जो डी और एफ है उसको भी मैं बता दूंगा अभी। लेकिन फिलहाल मान लो तुमने उससे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकाल लिया, सपोज करो कि वो तुम्हारा 6 निकल करके आया, ठीक है, तो तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हारा ये एक्स एक्सिस पे तो 6 है। अब तुमने दूसरा काम क्या किया, जाके सॉइल पर टेस्ट करा, सपोज करो तुमने सॉइल पे जब टेस्ट करा तो तुम्हें सीबीआर और सीबीआर टेस्ट करा, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करा। जब तुमने सीबीआर टेस्ट करा तो तुम्हें मान लो वहां पर सीबीआर की वैल्यू निकल के आई 7%। जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी थी सीबीआर के अकॉर्डिंग मान लो 7% निकल के आई। तो तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हें ये वाली लाइन देखनी है सिर्फ, ये कि सीबीआर 7 की ये परसेंट है, और तुम्हें बाकी लाइनों से कोई मतलब नहीं। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है बट कोई बात नहीं। अब इस लाइन में तुम्हें तुमने एमएसए निकाला 6, ये इसको कहाँ कट कर रही है, कहीं यहाँ पर कट कर रही है। इस लाइन को अगर तुम स्केल से सीधा करके ऐसे खींचोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा, ये देखो ये 500 mm है, ये 600 mm है, तो लगभग लगभग तुम्हें ये पता लग जाएगा कि लगभग लगभग हमारे रोड की थिकनेस 520 mm निकल करके आएगी। यही तो निकालना था, यही तो मेन फंडा था। क्या निकालना है, डिजाइन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या, थिकनेस ऑफ द रोड निकालना, थिकनेस ऑफ द पेमेंट निकालना, और हमने निकाल दिया, थिकनेस ऑफ द पेमेंट निकाल के रख दिया। अब यही चीज मैं तुमको अगर एक न्यूमेरिकल दिखा दूं किसी फ्लेक्सिबल पेमेंट का, तो तुम्हें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, वो भी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमने सीबीआर टेस्ट कराना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन पढ़ा दिया, बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि सीबीआर टेस्ट समझाने से पहले तुम्हें सीबीआर का यूज क्या है ये तो पता लगना चाहिए। आई होप कि ये लेक्चर तुम लोग देखोगे पूरा। क्योंकि ये लेक्चर तुम्हारे ऑलमोस्ट लैब के लिए नहीं, हाईवे डिजाइन इंजीनियरिंग का पूरा लैब चल रहा है। अगर देखो मैंने तुम्हें अपने नोट्स भेजे होंगे तो उसमें भी होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टली अपने नोट्स ही दिखा देता हूँ, तुम्हें डिजाइन करना आ जाएगा एग्जैक्टली में। तुम्हें फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम्हारा ये पार्ट हाईवे का बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम हाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं। और एक एक चीज सर मुझे समझ में भी आ गई। किसी भी बुक में कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, तो न्यूमेरिकल को भी समझना जरूरी है कि आखिर न्यूमेरिकल में हम कर क्या रहे हैं।
सिर्फ कैलकुलेशन करने से काम नहीं चलेगा। ये मेरे पुराने कॉलेज के नोट्स हैं, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो न्यूमेरिकल दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा दिया हो, ये अच्छा है ना, लैब की क्लास में भी तुम्हें न्यूमेरिकल करने को मिल रहे हैं। देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें इस तरह से देता है, ये गेट के भी क्वेश्चन है, तुम्हारे एंडसेम के भी क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारे चंद्रमोहन सर भी कराएंगे। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और इस तरह से क्यों निकाल रहे हैं। सिर्फ दो का दो में मल्टीप्लाई करके चार होता है, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, डिजाइन ऑफ पेमेंट, एक पेमेंट की डिजाइन करने के लिए बोल रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बाईपास। कोई एक नया हमें बाईपास बनाना है जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी वो कोल तार वाली जो हमारी रोड है, बिटुमिन वाली रोड है, हमें उससे बनाना है, कोई एक नया बाईपास की रोड बनानी है। और हमने जब, हमें फॉलोइंग डाटा दे दिया गया है कि ये आपके पास डाटा है, और इस डाटा से जो है आप एक नई बाईपास की रोड डिजाइन करिए। तो डिजाइन ऑफ पेमेंट का वर्ड का मतलब क्या था, कि हमें थिकनेस निकालने को ये बोल रहा है कि ये आपके पास सरकमस्टांसेस हैं, आप मुझे ये बताइए कि हम जो एग्रीगेट है वो कितनी थिकनेस की डालें। ठीक है, एज अ हाईवे इंजीनियर तुम्हें करना है, तो क्या बोल रहा है कि तुम्हें 2 लेन कैरेज वे बनाना है, यानी सिंगल लेन रोड नहीं बनानी है, 2 लेन की रोड बनानी है। ठीक, अगर तुमने हाईवे में पढ़ लिया होगा तो सिंगल लेन की विड्थ होती है 3.75 मीटर, है ना, और 2 लेन की होती है 7 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, इनिशियल ट्रैफिक इन अ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब जिस साल हम काम कर रहे हैं उसी साल जो हमने ट्रैफिक को काउंट करा वो है 400 सीवीपीडी। सीवीपीडी क्या था, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। और कॉमर्शियल व्हीकल इसलिए बोल रहे हैं, एक बात समझो कि कॉमर्शियल व्हीकल को किस तरह से हम, देखो अगर मैं पुलिस की बात करूं, ट्रैफिक रूल्स की बात करूं, तो भाई जिस गाड़ी में पीली नंबर प्लेट होती है वो कॉमर्शियल व्हीकल होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। और अकॉर्डिंग टू द व्हील लोड की अगर हम बात करें, डिजाइन इंजीनियर की बात करें, तो जिस भी व्हीकल का लोड 3 टन से ज्यादा होता है उसको हम कॉमर्शियल व्हीकल में काउंट कर देते हैं। ठीक, जिस भी व्हीकल का सेल्फ वेट 3 टन से ज्यादा होता है उसको हम कॉमर्शियल व्हीकल की गिनती में लेते हैं, और 3 टन से कम वाले को कॉमर्शियल व्हीकल की गिनती में नहीं लेते हैं। ये है एज अ डिजाइन इंजीनियर। फिर ट्रैफिक ग्रोथ रेट 7.5%, जैसा मैंने बताया कि भाई ऑन एन एवरेज इंडिया में जो ट्रैफिक ग्रोथ रेट है वो अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो 7.5% रिकमेंड करता है। हम जो ये रोड बनाने वाले हैं अगले 15 साल तक वो उसकी जिंदगी रहे, वो बिना टूटे फूटे चले, उसकी डिजाइन लाइफ 15 साल हमने मान ली। फिर है यहाँ वीडीएफ, क्या होता है यही बता दूंगा, व्हीकल डैमेज फैक्टर। अभी इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा कि वीडीएफ क्या होता है, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिलहाल डी और एफ को अगले लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन अभी तुम समझ लो कि उसमें जो वैल्यू दी थी एफ की वो दैट इज वीडीएफ। और डिजाइन सीबीआर, यानी कि हमने जब सॉइल पर टेस्ट करा, सीबीआर टेस्ट करा, कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट करा, ऑपरेटर्स ले जा करके या वहां की सॉइल को लेकर के आए, तो हमें जो उसके मिट्टी की औकात पता लगी, बियरिंग कैपेसिटी पता लगी, वो 4% थी। और मैंने बताया था कि जो टोटल मेन फंडा है रोड डिजाइन करने का, थिकनेस निकालने का, वो दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा,
पहला तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दूसरा ट्रैफिक। तो बियरिंग कैपेसिटी तो इसने दे ही दिया डायरेक्टली। अब हमें कुल मिला जुला के निकालना क्या है, ट्रैफिक, और ट्रैफिक के अलग अलग फैक्टर दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब देखो इस यही फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, 365 1 प्लस आर के पावर एन माइनस वन इंटू ए, दैट इज ट्रैफिक। डी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और एफ होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐसा होता है, डिपेंड्स ऑन अ लेन। अगर मैं बात करूं सिंगल लेन रोड की, एक ही लेन है, 3.75 मीटर की एक पतली रोड है, तो भाई जितनी गाड़ियां आएंगी चाहे जाएंगी, वो उनके लिए जगह तो सिर्फ एक ही है, तो वो उस रोड को 100% ऑक्यूपाई करेंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है गाड़ियों का उनमें, तो दैट इज वन। तो सिंगल लेन रोड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वन होता है। डबल रोड के लिए यानी टू लेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.75 होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रोड्स हैं। भाई देखो, तुम एक्सप्रेस वे पे जाओ, 4 लेन की रोडें हैं, तो क्या चारों लेन गाड़ियों से भरी रहती हैं? नहीं, चारों लेन गाड़ियों से नहीं भरी रहती, नहीं तो वो एक्सप्रेस वे ही नहीं कहलाता। तो ऑब्वियसली भाई, और ऐसा भी नहीं है कि रोड पहली लेन से जा रही है तो टूटेगी चौथी वाली लेन। यानी तुम गाड़ी जो है इमरजेंसी लेन में सबसे राइटेस्ट लेन को चला रहे हो और रोड टूट रही है सबसे एंड वाला, ऐसा तो नहीं होगा। जिस लेन से तुम गाड़ी चलाओगे वही ज्यादा घिसेगी, वही ज्यादा टूटेगी। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कि व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन उस रोड पर कितना है। ठीक, फिलहाल अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसमें डायरेक्टली दे दिया है। तो हम इससे देखो अब क्या करा हमने, हमने हमने जब ट्रैफिक दिया था तो वो 400 व्हीकल का ट्रैफिक उसने बता दिया था। जब हमने इससे गुणा भाग करा तो हमारा क्या निकल के आ गया, कुछ 75-72 लाख आ गया हमारा निकल के, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख। देखो 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो 72 लाख क्या आ गए ये हमारे, ये आ गए स्टैंडर्ड एक्सल गुजरे होंगे। या तुम अभी गाड़ियों के फॉर्म में समझ लो कि ये इतनी गाड़ियां गुजरी होंगी 10 साल में। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि अगर 400 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे का ट्रैफिक है, तो एक दिन का, तो उस हिसाब से साल भर और अगले 10 साल में, जो कि ट्रैफिक में गाड़ियां भी बढ़ रही हैं हर साल, कितनी बढ़ रही हैं, 7.5% के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो लगभग अगले पूरे 10 साल में, जो कि हम डिजाइन लाइफ मान रहे हैं उस रोड का, तो 72 लाख गाड़ियां गुजरी होंगी। और हमने उसको 7.2 MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा रोड डिजाइन हो जाएगा कैसे। भाई देखो, यहाँ से 7.2 MSA निकल करके आ गया, और CBR इसने 4% दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे देखो नीचे ग्राफ की फोटो लगी होगी, ये रहा। ग्राफ उल्टा है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर लेना। अब देखें, इसमें ढूंढेंगे 7 CBR 7%। तुम कहोगे सर वो तो, अरे सॉरी, CBR 4%। 4% CBR, यानी हमारे हमको सिर्फ इस लाइन से मतलब है, बाकी लाइन से हमारे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हो गई CBR 4% की लाइन। और हमने देखा 7.2 लगभग यहाँ कहीं आएगा। 7.2 क्या आ रहा है हमारा, MSA में आ रहा है स्टैंडर्ड एक्सल लोड। इस 7.2 को अगर हम लाइन नहीं खींची क्या, इस 7.2 को अगर हम यहाँ पे सीधे मिलाएं, तो ये कहीं यहाँ पे मिल रहा है, और इसको बिल्कुल सीधे मिलाएं, तो हमें ये पता लग रहा है कि लगभग 650 mm की थिकनेस की रोड बनेगी। हमारा काम खत्म, हमने रोड डिजाइन कर दिया। यही तो करना था। यानी अब हमने देखा कि कैसे ट्रैफिक काउंट हमें पता था। क्या अगर हमें वो भी नहीं पता है, हमें सब कुछ खुद से करना है, तो हमने पहले भाई किसी आदमी को खड़ा किया, उसको बोला कि तुम 24 घंटे ट्रैफिक काउंट करो। उसने ट्रैफिक काउंट कर दिया। तुम गए थे कहीं सॉइल टेस्ट करने, तुमने सॉइल का भी टेस्ट कर दिया, तुमने CBR निकाल दिया, ट्रैफिक भी काउंट हो चुका है। अब तुम फॉर्मूला लगाओ और बता दो कि हाँ सर, यहाँ पर जो रोड है, जो भी हम नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं, स्टेट हाईवे बनाने वाले हैं, उसमें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें?
तो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इससे मैंने तुमको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे वही जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी है, जो डी की वैल्यू है वो देखो लिखा हुआ है, कुछ पढ़ सकते हो। सिंगल लेन रोड के लिए 100% होता है तो 1, टू लेन सिंगल कैरिज वे है तो 75% यानी 0.75%, जैसे कि हमारा इस न्यूमेरिकल में था। 4 लेन सिंगल कैरिज वे है, देखो ये सिंगल कैरिज वे समझ में आ रहा है। 2 लेन सिंगल कैरिज वे मतलब सिर्फ एक कैरिज वे पर एक गाड़ियां हैं। ठीक, 4 लेन है, 4 लेन में 40%। भाई ज्यादा नंबर ऑफ लेन है तो सब लेन पे गाड़ियां थोड़ी ना रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन तो उनका कम हो जाएगा ना, 40% ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो 40.4। अब डुअल 3 लेन कैरिज वे, डुअल 3 लेन मतलब दोनों तरफ 3-3 लेन है, लाइक एक्सप्रेस वे तो 60%, डुअल 4 लेन है तो 45%। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया डी। और व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल तुमने देखा कि कैसे हम डिजाइन करते हैं, अब इसमें एक चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, उस फॉर्मूले से वापस आएंगे और बात करेंगे कि वहां पर एक जो 12% की बात कही गई थी, क्या वो यहाँ हमें दिख रही है? तुम देखो इस वाले चार्ट में देखो, यहाँ पर सीबीआर का ग्राफ है, 2%, 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9 और 10%। अगर हमारी सीबीआर वैल्यू भाई 20% आ गई तो कौन सा ग्राफ यूज करेंगे? क्या दूसरा ग्राफ दिया है? दूसरा ग्राफ भी है हमारे पास, ये रहा। लेकिन इसमें भी तुम देखो सीबीआर 10% तक ही है और ट्रैफिक लोड 10, 20, 30 हो गया। अब एक चीज यहाँ तुम देखो, दोनों में अंतर देखो, यहाँ नीचे जो डिजाइन ट्रैफिक लोड है उल्टा देखने की कोशिश करना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, यानी कि ट्रैफिक जो है ये 1 करोड़ तक की ट्रैफिक के लिए है, यही तो। 9 तो 9 MSA का मतलब 90 लाख, 10 लाख का मतलब 1 करोड़। ये वाला चार्ट 1 करोड़ के ट्रैफिक तक के लिए है, और ये दूसरा वाला चार्ट 10 करोड़, 20 करोड़, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़। ये वाला जो चार्ट है ये 15 करोड़ तक की ट्रैफिक के लिए है। लेकिन सीबीआर वैल्यू दोनों में 2%, 3, 4, 5, 10% ही है। तो यहाँ तो हमें कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। अगर मान लो हमने कहीं सॉइल पे जाके टेस्टिंग करी, और सॉइल पे टेस्टिंग करी और सीबीआर की वैल्यू 10% से ज्यादा आई, तब हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे? तब तो हम ये चार्ट नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये तुम्हारा चार्ट है, ये है IRC 37 2001, 2001 का ये चार्ट है। इसमें यही कमी थी, इसी वजह से ये वापस से रिवाइज हुआ है, और अब IRC 37 2012 कोड आ चुका है, जिसमें ज्यादा सीबीआर के भी ग्राफ दिए हुए हैं। तो इसीलिए जो कोड है वो टाइम टाइम पर रिवाइज्ड होते हैं। अभी जो लेटेस्ट कोड है हमें वो पढ़ना है। जैसे तुम लोग IS 456 2000 मत पढ़ो, तुम लोग IS 456 2015 में जो लेटेस्ट आया है वो पढ़ो, क्योंकि उसमें कोडल प्रोविजन के हिसाब से नई लेटेस्ट रिसर्च अपडेटेड आ चुके होते हैं, तो पुरानी चीजों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो फिलहाल हमें ये समझ में आ गया कि अभी हम सॉइल पे जाएंगे, टेस्ट करेंगे, पहला काम, इससे हमें सीबीआर वैल्यू निकलेगी। दूसरा काम, हम ट्रैफिक काउंट करेंगे और हम रोड का डिजाइन कर लेंगे, जैसा कि हमने इस न्यूमेरिकल में किया। अब सीबीआर मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। इस चार्ट में हमें ये दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल थिकनेस बता रहा है कि भाई टोटल रोड को 650 mm की थिकनेस देना चाहिए। और अगर तुमने फ्लेक्सिबल पेमेंट की थोड़ी बहुत भी डिजाइन पढ़ी होगी तो तुमने उसमें पढ़ा होगा कि ये अलग अलग लेयर से बनती है, जिस लेयर्स को बोलते हैं सब सॉइल, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स और बेस कोर्स।
तो क्या ये IRC-37 या ये CBR मेथड अलग अलग लेयर की थिकनेस बता रहा है? नहीं बता रहा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। CBR मेथड से हमें अलग अलग लेयर की थिकनेस नहीं पता लगती, बल्कि कुछ सेट ऑफ थिकनेस होती हैं, हमें उनके बीच में ही खेलना होता है। अगर मैं बात करूं कि वो सेट ऑफ थिकनेस क्या होती है, तो मैं तुम्हें वो भी मैंने तुम्हें ये अपना नोट शायद तुम्हें भेज दिया है, तुम इसको देखना। अगर मैं बात करूं कि वो सेट ऑफ थिकनेस क्या होती है जिसके बीच में हमें खेलना होता है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, मैं तुम वो देख लो। देखो ये है वो सेट ऑफ थिकनेस जिनके बीच में हमें खेलना होता है। ये एक टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एक आउटला है, जिसमें कि अगर हम बात करें सबसे नीचे से, तो सबसे पहले मिट्टी के ऊपर खरपतवार जो घास घूस हैं वो ऊपर से हटा देंगे, और उसमें बढ़िया से पानी डाल करके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पानी डाल करके उसकी पिटाई कर देंगे, यानी उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट करने से क्या होगा, सॉइल बिल्कुल डेंस हो जाएगा। अगर भाई अभी कॉम्पैक्ट नहीं करोगे ना तो बाद में पछताओगे, क्योंकि अगर अभी तुमने बिना कॉम्पैक्ट किए ऊपर डायरेक्टली गिट्टी डाली और रोड बना दिया, तो भाई बाद में जब बारिश आएगी, पानी जब वो पाएगा इधर उधर से, तो वो उस वक्त कंसोलिडेट हो जाएगा। और जब वो उस वक्त कंसोलिडेट हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो रोड धंस जाएगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रोड धंस जाएगी, प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं पर धंसेगी और कहीं पर नहीं धंसेगी। ये भी चीज़ समझ लो। देखो पढ़ाते पढ़ाते कई चीज़ें निकल करके आती हैं, इसलिए मैं उसी वक्त बता देता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारी मान लो 50 किलोमीटर की रोड है, सपोज करो, अलग अलग लेयर से बनी हुई है, और नीचे ये सॉइल। तो अगर ये पूरी 50 किलोमीटर की रोड भाई 20 सेंटीमीटर की थ्रू आउट धस जाती, तो क्या होता है, रोड 20 सेंटीमीटर नीचे चली जाती, कोई खास प्रॉब्लम नहीं, ओके, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह बारिश नहीं होती, और हर जगह का सॉइल का बिहेवियर भी सेम नहीं होता। कहीं पर रोड मतलब वो मिट्टी कंसोलिडेट करेगी, कहीं पर वो सॉइल कंसोलिडेट नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अब ये समझो भाई, ऊपर की लेयर तो ऐसे ही रहेगी, उसके तीनों लेयर ऐसे रहेंगी, लेकिन अब बात करते हैं सॉइल की। तो कहीं पर कंसोलिडेट किया, कहीं पे वो उल्टा फूल गया, तो नीचे की लेयर अनइवन हो गई। अब ऊपर से लोड करोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो हो गई कैविटी। जब ऊपर से लोड लगेगा तो फाइनली इस पे रिएक्शन फोर्स देने के लिए कुछ रहेगा नहीं, और यहाँ की गिट्टी पहले यहाँ भरना चालू होगी, फिर धीरे धीरे ये ऊपर गड्ढा हो जाएगा, जो कि तुम्हें बड़ा पॉट होल्स या बड़े गड्ढे के रूप में दिखाई देगा। ये है प्रॉब्लम। इसीलिए हमें एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली साइट पे भी बहुत ज़रूरी है, और एक एक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम से रोड हमारे इतने हर वक्त टूटती रहती है इंडिया में, हम अच्छे प्रेसिजन की रोड क्यों नहीं बना पाते। तो ये पहला पॉइंट जो पहला भी प्रिसाइज मैंने कर दिया कि ऊपर के लेयर के खरपतवार और ये सब चीज़ों को हटा दो, डेब्रीज को हटा दो, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा पानी देना है, मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक हमें उसको कॉम्पैक्ट कर देना है। जिसकी भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉक्टर डेंसिटी से 95% का कॉम्पैक्शन होना चाहिए। सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो मैं प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट बता रहा हूँ वो सॉइल का पार्ट है। इवन अगर मैं बात करूँ CBR का, तो ये भी सॉइल का पार्ट है। फिलहाल अभी बात करते हैं उसके ऊपर सब बेस कोर्स, उसके ऊपर बेस कोर्स, और उसके ऊपर वियरिंग कोर्स। ये अलग अलग कोर्स में हमने डिफाइन कर दिया है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने का एक जुगाड़ है, पैसा बचाने का, या फिर जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा तो पैसा ना खर्च हो जाए, इसीलिए ये अलग अलग नाम है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तब बेस कोर्स में जो गिट्टी डालते हैं वो स्टोन डस्ट होता है, या कंपेरेटिवली बेस कोर्स में अगर मान लो 50-50 mm की बड़ी बड़ी गिट्टी डालेंगे ना, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर बड़ी बड़ी अच्छे स्ट्रेंथ की, तो सब बेस कोर्स में उससे इंफीरियर थोड़ा टुकड़ा, टूटे फूटे, थोड़ा पाउडर्ड, एकदम एग्जैक्टली पाउडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन उससे इंफीरियर सब बेस कोर्स में डालेंगे। तो इससे फाइनली होगा क्या भाई, हमारा पैसा बच जाएगा। अगर हम बड़ी बड़ी क्लिस्टर क्लियर बड़ी बड़ी फाइन एग्रीगेट्स को पूरे थिकनेस में डालते तो ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें रोड बनाना, और रोड किलोमीटर टू किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच में बनाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा
फंड टेकिंग, हायर इनिशियल लेवल जो इसका है, हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई जहाँ जितनी की जरूरत हो उतना ही पैसा खर्च किया जाए, इसीलिए इसको अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो सब बेस कोर्स में गिट्टियों की जो साइज होता है वो कम होता है, छोटा होता है, इंफीरियर होता है, जबकि बेस कोर्स में बड़ा होता है, बड़े बड़े एग्रीगेट, बिल्कुल बिना टूटे फूटे बड़े बड़े एग्रीगेट होते हैं। और वियरिंग कोर्स को दो भाग में बांट दिया क्या है, सरफेस कोर्स, ये सरफेस कोर्स जो है ये वो है जो कि बिटुमिन और स्मॉल छोटे छोटे एग्रीगेट्स का जो कारपेट बिछा रहे हैं ना, जिसपे रोलर चलता है, रोड रोलर, वो है। तो लगभग वो 25 mm उसको मान लो फिक्स कर लो। तो अब तुम्हारे पास खेलने का मार्जिन क्या रहा, ये बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स और सब कोर्स। ये देखो इसमें यहाँ पे रेंज दी हुई है, सब बेस कोर्स 150 से 300 हो सकता है, और सॉरी सब बेस कोर्स 150 से 300 हो सकता है, और बेस कोर्स 100 से 150 हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ये 450 दिख रहा है, मिनिमम 250 दिख रहा है। तो ये 250 से 450 और प्लस ये 150, यानी कि 600 mm, मैक्सिमम 600 mm और मिनिमम 450 mm। इसी के बीच में हमें खेलना है कि मिनिमम तो 450 mm का ही देना ही है थिकनेस, और मैक्सिमम 600 mm की दिखना है। बट इसमें एग्जैक्टली किसी भी लेयर की कितनी थिकनेस है ये हम आईआरसी के 37 मेथड से नहीं निकाल सकते। ठीक है, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ सीबीआर मेथड। चलो अभी स्टार्ट करा है तो तुमको ये भी बता देता हूँ। अच्छा, ये 150 mm का ये सॉइल सबग्रेड, मतलब कि तो जो मिट्टी है, मिट्टी को लगभग 15 mm तक सॉलिड एकदम हम कॉम्पैक्ट करेंगे, कि लगभग जो मिट्टी की ऊपर की 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है ना, बिल्कुल हमको 95% कॉम्पैक्टेड मिले। और अगर सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है तो कभी कभी हमें स्टेबलाइजेशन भी करना पड़ता है, दैट इज एन अनदर पार्ट। फिलहाल हम एक फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंप्लीट डिजाइन का एक आउटला समझ गए हैं। देखो बगल में एसटीपी भी लिखा हुआ है, चाहे तो मैं अभी तुमको ये भी बता देता हूँ, तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेमेंट खत्म ही हो जाएगा। एसटीपी क्या होता है, पी होता है प्राइम कोट, टी होता है टैग कोट, और एस होता है सरफेस कोट। ऊपर से स्टार्ट करें, अगर सरफेस कोट कुछ नहीं होता भाई, देखो बिटुमिन, गरम गरम बिटुमिन से जो रोड रोलर चला के रोड बनाते हैं। और फ्लेक्सिबल पेमेंट की खासियत क्या है कि आज बनाओ कल चालू, अभी बनाओ 2 घंटे बाद चालू। फायदा यही है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट का, कि हमें रुकना नहीं पड़ता। तो लेकिन जब हम अगर एकदम गरम गरम बिटुमिन की रोड पे अपना गाड़ी व्हीकल कोई भी लेके जाएंगे तो टायरों से बिटुमिन चिपकेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बालू या चूने का छिड़काव करते हैं ऊपर से। पहला फंक्शन वही होता है तुम्हारा सील कोट, नाम ही दे दिया है सील। तो दूसरा फंक्शन ये होता है, एक तो पहला ये कि बालू और चूना लगाने से अब वो जो बिटुमिन की जो रोड है हमारे टायर से चिपकने वाली थी वो कम चिपकेगी या नहीं चिपकेगी। दूसरा, जो बिटुमिन और एग्रीगेट का जो मिक्सचर है उसमें भी जो छोटे 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 वॉइड्स है ना, वो ये चूना उसको भर देंगे, सील कर देंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि पानी बिल्कुल अंदर पेनेट्रेट नहीं करेगा, इट्स काइंड ऑफ ए इम्परमिएबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसीलिए इसका नाम है सील कोट। दूसरा बात करते हैं, फिर आते हैं प्राइम कोट का। तुमने देखा होगा कि जब गिट्टियों की एक लेयर बिछ जाती है, यानी जीएसबी, ग्रेनुलर सब बेस जब हो जाता है, तो तुमने देखा होगा कि लेबर ना बिटुमिन का बिल्कुल पतला फॉर्म, बिल्कुल कम विस्कोसिटी वाला बिटुमिन का ऐसा छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं पतला पतला। वही होता है प्राइम कोट। ये इसलिए करते हैं ताकि जो दो एग्रीगेट के बीच में एक लेयर जनरेट हो ना, वो एक दूसरे को थोड़ा सा पकड़ करके रखें, जकड़े जकड़े रहें। और ये जो सब बेस कोर्स के बीच में, एग्रीगेट्स के बीच में थोड़े थोड़े वॉइड्स हैं, उसमें जाके बिटुमिन फिल हो जाए, पतला बिटुमिन फिल हो जाए, जो कि एक एडहेशन बना करके रखे, एक बॉन्ड बना करके रखे, गिट्टियों को थोड़ा सा रोके और दो लेयर के बीच में भी पकड़ बनाए। तो इसको बोल इन तीनों चीज को बोलते हैं इंटरफेस ट्रीटमेंट। और टैग कोट भी वही होता है, बस इस बार क्या करते हैं, प्राइम कोट में ज्यादा पतला बिटुमिन होता है और टैग कोट में उसके कंपेरेटिवली थोड़ा मोटा बिटुमिन होता है। क्योंकि देखो प्राइम कोट में ना बिटुमिन ज्यादा लगता है, एकदम सूखा हुआ गिट्टी है, कभी उसने जिंदगी में बिटुमिन पानी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम जब हम उसमें प्राइम कोट यूज करेंगे तो वो ज्यादा ज्यादा बिटुमिन कंज्यूम करेगा। इसीलिए यहाँ प्राइम कोट पतला होता है और ज्यादा भी कंज्यूम होता है इन कंपैरिजन टू टैग कोट, उससे कम
यूज होता है। अगर मैं केजीज में बात करूं तो ये लगभग 5.9 केजी पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया में होता है, और प्राइम कोट होता है 9.8 से 15 किलो पर केजी पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया में। ये मैं काफी डीप में चला गया हूँ अभी हाईवे डिजाइन इंजीनियरिंग के, लेकिन सीबीआर को इंटर रिलेट करना था, इसलिए मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे ये चीज लिखी भी हुई है, सील कोड, टैग कोड और प्राइम कोड। ये मैंने नोट्स काफी कंसोलिडेट करके नोट्स बनाए हैं, चाहो तुम्हें मेल कर दिया होगा तुम्हारे उस पर, अगर तुम्हें नहीं भी मिला है तो तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें क्लासरूम में भेज दूंगा। ये पहला नोट्स है। तुम्हें एक और दूसरा नोट्स भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे भी फाइन है, एज अ काइंड ऑफ बुक मैंने बनाया है। वो भी बोलोगे, वो 35 पेज का बिल्कुल हैंड बुक है, वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये लेक्चर स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा।